तो इम्बिबिशन प्रेशर के बाद में आज हम देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, सपोज करो हमने यहाँ पर ये दो लिक्विड्स अलग अलग किए और हमने एक मेम्ब्रेन से इसे अलग किया। ठीक है, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन क्या होती है? एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे हमने एक पेपर लिया और एक पेपर में हमने बहुत माइन्यूट 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 बहुत छोटे 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 इसमें छेद किए, बहुत स्मॉल स्मॉल पोर्स किए। और ये पोर्स इतने छोटे हैं कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास हो पाए और सॉल्यूट के पार्टिकल पास ना हो पाए। ठीक है, ओनली कौन पास हो पाए? ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल passes through passes through। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल इसमें से पास हो पा रहे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसमें से पास हो पा रहे हैं और सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं हो पा रहे हैं, नो सॉल्यूट पार्टिकल, तो हम इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी मतलब किसी एक को सिलेक्टिवली ये जाने दे रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल। सॉल्वेंट के पार्टिकल छोटे होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े हो जाते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, अब अगर इन्हीं पोर्स को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है, तो इस पोर्स को अगर हम बड़ा कर देंगे, इसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पास हो जाए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही पास हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे? फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन। और कुछ भी पास नहीं हो पाए तो हम इसे कहेंगे नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? नॉन परमिएबल मतलब किसी को भी अपने अंदर से ये नहीं जाने दे रही है। जैसे हमारा पेपर है नॉर्मली, ठीक है, पेपर में अगर आप मान लो जैसे उसका कोन बनाते हो, उसमें पानी भरते हो, तो पानी आर पार नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो सेमी परमिएबल, फुल्ली परमिएबल। तो मैंने यहाँ पर एक फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई और मैंने यहाँ पर दो सॉल्यूशन बनाए। एक में मैंने सॉल्यूट कम डाला है और एक में मैंने सॉल्यूट ज्यादा डाला है। एक में सॉल्यूट कम डाला है और एक में सॉल्यूट ज्यादा डाला है। सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पर हम यहाँ सॉल्यूशन को दो नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा उसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझना, ये किसके बेसिस पर करा हमने? सॉल्यूट के। किसके बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ सॉल्यूट, ऑन बेसिस ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट के बेसिस पे नहीं करेंगे, क्योंकि देखो सॉल्यूट यहां ज्यादा है, यहां सॉल्यूट कम है, पर सॉल्वेंट यहां ज्यादा है और यहां सॉल्वेंट कम है। समझ में आई है? तो सिर्फ सॉल्यूट के बेसिस पर देखोगे आप, अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूट अगर कम है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मींस होता है ज्यादा। ठीक है, अब यहां हमने क्या लगाई है? हमने यहां पर फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है। क्या लगाई है? फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इसमें से पास हो सकते हैं। तो यहां क्या होगा? तो होगा ये कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है कोई भी चीज। कोई भी चीज कहां से कहां मूव करती है? हाइयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर कोई भी चीज मूव करती है, लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हाइयर कंसंट्रेशन सॉल्यूट का कहां ज्यादा है? हाइपरटोनिक में। तो सॉल्यूट कहां से कहां जाएगा? हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक। और सॉल्वेंट कहां जाता है?
हाइपोटोनिक में ज्यादा है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से कहां जाएगा, हाइपोटोनिक से, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में when two different solution of different tonicity are separated by fully permeable membrane, then solute particle starts moving from hypertonic solution to hypotonic solution, and solvent particle starts moving from hypotonic solution to hypertonic solution until both the solution becomes isotonic. जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब दोनों में कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, जैसे एक जगह कम शक्कर का हमने यहाँ पर शरबत बनाया और एक जगह ज्यादा शक्कर का शरबत बनाया और फुल्ली परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया, तो ये एक दूसरे में ऐसे मूव करेंगे कि जब तक दोनों का स्वाद एक सा ना हो जाए। स्वाद एक सा होना मतलब कंसंट्रेशन एक सा होना, तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाती है। सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन, हैविंग सेम concentration are known as isotonic solution। समझ में आ गई बात। और जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, मोर सॉल्यूट इन कंपैरिजन, वो हाइपरटोनिक, और जिसमें कम सॉल्यूट रहेगा, लेस सॉल्यूट, तो वो हाइपोटोनिक। क्लियर है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है ये सॉलिड्स में भी होती है, कम होती है, लिक्विड्स में भी होती है और गैसेस में भी होती है। ठीक है, ये सभी में होती है, ये सभी में होती है। ठीक है, तो the free intermixing of molecules of substance, solid, liquid or gas, from a region of higher concentration to a region of lower concentration to make similar concentration is termed as diffusion। अब ये डिफ्यूजन का हमारे प्लांट में क्या काम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हम ये जानते हैं प्लांट जो रहता है वो क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और प्लांट के सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जो आएगी वो डिफ्यूजन के थ्रू आएगी, और ऑक्सीजन जो बाहर जाएगी वो आपका डिफ्यूजन के थ्रू जाएगी। बिटवीन लीव्स एंड आउटसाइड एयर टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। Exchange of carbon dioxide and oxygen between leaves and outside air takes place by diffusion। Movement of sugar, solute and water between adjacent cells। अब सेल जब रिएक्शन करते हैं, मतलब सेल जब यहाँ पर यही चीज करते हैं, क्या करते हैं, अपना शुगर का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो जब ये शुगर वगैरह का फॉर्मेशन कर रहे हैं, समझना बात को, तो ये शुगर हर एक सेल में बन रहा है और सेल से सेल में एक दूसरे से पास करते करते अल्टीमेटली ये कहां तक पहुंचाते हैं, फ्रूट तक पहुंचाते हैं। फ्रूट बनता है ना, उस फ्रूट के अंदर ये इन चीजों को पहुंचाते हैं और दूसरे सॉल्यूट्स को इधर से उधर पहुंचाना और वाटर को भी पहुंचाना, तो ये सब भी फैसिलिटेट किससे होता है, डिफ्यूजन से। शुगर, सॉल्यूट और वाटर। स्मेल ऑफ फ्लावर, फ्लावर की जो स्मेल रहती है बाहर आपकी फैलती है, क्यों फैलती है, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके किसे, इंसेक्ट्स वगैरह को, जो पॉलिनेटर्स होते हैं इधर से उधर ले जाएंगे इनके बीजों को और पॉलिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्मेल ऑफ फ्लावर रहती है ये भी डिफ्यूजन के थ्रू चलती है। डिफ्यूजन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक मतलब जो स्मेल देते हैं, उन कंपाउंड्स को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम लीव्स, लीव्स से जो वाटर वेपर्स का लॉस हो रहा है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। भाई गर्मियों में सबसे ज्यादा लॉस होता है, क्यों लॉस होता है, क्योंकि बाहर की जो एयर है वो ड्राई होती है, तो बाहर पानी की कमी है एयर में, और प्लांट नीचे से पानी लेता है और उस पानी को निकाल निकाल कर एयर को देता है। इससे म्यूचुअल बेनिफिट होता है, एक तो एयर में मॉइस्चनेस आ रही है, क्लाउड्स वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है, इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा प्लांट ठंडा हो रहा है, हीट पड़ रही है तो वो प्लांट ठंडा हो रहा है, जैसे हमारे अंदर स्वेटिंग होती है वैसे प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका, तो आपने दो देखे, एक देखा आपने इम्बिबिशन प्रोसेस, दूसरा डिफ्यूजन देखा। अब तीसरी प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है,
तो यही जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, बस इसमें आप क्या कर दीजिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस थी, इसमें हमने दो सॉल्यूशन लिए थे डिफरेंट टोनिसिटी के, और इसे हमने सेपरेट कर दिया किससे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने से सेपरेट कर दिया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? क्या करती है भाई? है? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने थ्रू जाने देती है, सॉल्यूट पार्टिकल को अपने थ्रू नहीं जाने देती है। इट डज नॉट अलाउ सॉल्यूट पार्टिकल टू पास थ्रू, इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल। तो सॉल्वेंट पार्टिकल यहां से यहां मूव करना चालू करेगा। कहां से कहां? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, व्हेन टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टोनिसिटी आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, then solvent particle starts moving from hypotonic solution to hypertonic solution until both the solution becomes isotonic. अब यहां क्या होगा? जब पानी यहां से यहां जाने लगेगा तो देखिए इसका लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं? इसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसका लेवल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि सिर्फ पानी पास हो रहा है, ठीक है। और अगर इधर बिल्कुल भी सॉल्यूट नहीं है तो ये और तेजी से पास होगा, और तेजी से जाएगा, और पूरा का पूरा पानी इस तरफ चला जाएगा। इसमें देखो ज्यादा शक्कर है, इसमें कम शक्कर है। अब इसमें पानी जा रहा है तो ये फीका होता जा रहा, और इसमें से पानी कम होता जा रहा तो ये मीठा होता जा रहा है कि नहीं? होते होते दोनों का स्वाद कैसा हो जाएगा? एक सा हो जाएगा। तो क्या बन गया? आइसोटोनिक। क्या बन गया? तो तब तक आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होंगे जब तक कि ये दोनों क्या नहीं हो जाते? आइसोटोनिक नहीं हो जाते। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो when two different solution of different tonicity are separated by semi-permeable membrane, then solvent particle starts moving from hypotonic solution to hypertonic solution until both the solution becomes isotonic. And this process is known as osmosis. टोनिसिटी मैंने आपको समझाई दी है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, और क्या होता है? हाइपोटोनिक, और एक होता है आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा? सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे। लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कंसंट्रेशन कम रहेगा सॉल्यूशन का। और इसमें हमेशा एक्स ऑस्मोसिस होती है। एक्स ऑस्मोसिस होती है मतलब यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल निकलते हैं और हाइपरटोनिक की ओर जाते हैं। तो एक्स ऑस्मोसिस, एक्स यानी कि बाहर की ओर, एग्जिट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी अंदर आता है, तो यहां पर क्या होती है? एंड ऑस्मोसिस होती है। जहां पर सॉल्यूट का अमाउंट हाइयर होता है वहां पानी अंदर आता है, तो हम उसे बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? सेम कंसंट्रेशन रहेगा। क्या रहेगा? तो कोई भी ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस नहीं करेगी यहां पर। किसमें? आइसोटोनिक में। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शीप या गोट का ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर जो रहता है वो काम करता है या सिलोफेन पेपर या फिर पार्चामेंट पेपर, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। ऑस्मोसिस से होता क्या है? तो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स के द्वारा, वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। एक्चुअल में जो आपके रूट के जो हेयर्स रहते हैं, इनके अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा रहता है, इतना ज्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन रहता है कि हम इसे क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। और बाहर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है और पानी ज्यादा है, तो यहां क्या होगा? एंड ऑस्मोसिस होगा, और पानी कहां जाएगा? इस रूट हेयर के अंदर जाएगा। अब रूट हेयर में भी और भी सेल्स लगे रहते हैं, तो जो दूसरा सेल है, अब इसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्ट का, तो ये इससे पानी खींच लेगा।
इसके बगल वाला इससे पानी खींच लेगा, जब पानी खींच लेगा तो एक बार फिर से ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, इसने इससे पानी खींच लिया तो ये हाइपरटोनिक हो गया, तो ये लगातार बाहर से आपका पानी खींचता रहेगा और पानी सबसे ऊपर जाकर उड़ता रहेगा। बात समझ आई है? तो ये लगातार ऑस्मोसिस की प्रोसेस चलती रहती है। ऑस्मोसिस के थ्रू ही लिविंग सेल्स जो रहते हैं वो टर्जिड रहते हैं, टर्जिड यानी फूले हुए रहते हैं, अभी टर्गर प्रेशर हम पढ़ाएंगे, एकदम फूले हुए रहते हैं, वो इस ऑस्मोसिस के थ्रू ही रहते हैं। खूब सारा पानी ले लेंगे तो वो फूल जाते हैं, इसमें टर्गर प्रेशर आता है, वो अभी आगे बताएंगे हम आपको। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज ड्यू टू ऑस्मोसिस, अभी अभी बताया। अब एक स्टोमेटा ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग रहती है कैसी रहती है? ये ऐसे लगे हुए, ठीक है भाई, बात समझ आई है? यहां पर ये दो गार्ड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं, अभी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। यहीं से आपके गैसेस वगैरह का भी डिफ्यूजन होता है, ठीक है? तो यहां से गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये दो लगे हुए हैं इसके अंदर गार्ड सेल्स, ठीक है? दिन में क्या होगा, ये आपके पानी लेंगे और पानी लेने के बाद में ये फूल जाएंगे, फूल जाएंगे तो ये ओपनिंग खुल जाएगी। और रात में क्योंकि देखो बेटा क्या नहीं होता है रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो जो खाना बनाया है वो तो सेल को हर टाइम पर चाहिए, तो ये अपने खाने को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खाना बनाते नहीं है, खाना बनाते नहीं है। तो यहाँ पर सॉल्यूट की कमी हो जाती है, और सॉल्यूट की कमी हो जाएगी, सॉल्यूट की कमी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से ये बंद हो जाती है, ये ओपनिंग ये ऐसे बंद हो जाती है। और दिन में जैसे ही खाना यहाँ बनना स्टार्ट होगा तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, तो ये पानी लेगा और पानी लेकर ये फूल जाएगा, ये टर्जेड हो जाएगा, ये टर्जेड हो जाएगा और ये ओपनिंग इसकी खुल जाएगी। इसे हम बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है? और फिर यहां से डिफ्यूजन वगैरह होगा। तो ये स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हो रही है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय ऑस्मोटिक एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर इन द गार्ड सेल्स, ठीक है? कई प्लांट्स आपने देखे होंगे, जैसे छुई मुई का पेड़ होता है, उसका नाम होता है मिमोसा पुडिका, छुई मुई प्लांट होता है। इनमें भी आप जैसे छूते हो तो सारी लीव्स जो रहती है वो बंद हो जाती है, तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, फोल्डिंग और ड्रॉपिंग हो रही है लीव्स की, वो भी किसकी वजह से हो रही है? ऑस्मोसिस की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? समझ में आ गई बात? अब हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होता है? क्या होगा भाई शम्स? ये हमने लगाई सेमी परमिल मेम्ब्रेन, हमने यहां पर ये भर दिए दो लिक्विड अलग अलग, ये सेमी परमिल मेम्ब्रेन है, यहां पर हमने डाल दिया भैया सॉल्यूट, और यहां डाल डाल दिया और ज्यादा सॉल्यूट। हाँ, कहां लगेगा ऑस्मोटिक प्रेशर? प्रेशर कहां लग रहा है, किस चीज पे लग रहा है? कहाँ? हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ है इसके अंदर? कौन मूव कर रहा है, सॉल्वेंट या सॉल्यूट? सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट को लगाना चाहिए इस साइड, हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक की साइड, पर यहां पर भी तो सॉल्वेंट है, ये भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, तो क्या इस प्रेशर को नाप पाओगे तुम? दोनों साइड से लग रहा, क्या तुम इस प्रेशर को नाप पाओगे क्या? बताओ भाई। तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर निकल पाएगा?
क्या ऑस्मोटिक प्रेशर निकल पाएगा? तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमने सपोज करो यहां पर लगा दिया एक मूवेबल पिस्टन। क्या लगा दिया? ये एक मूवेबल पिस्टन है। अब जब ऑस्मोसिस की फिनोमेना यहां होगी तो एक चीज देखो बच्चे, क्या ये पिस्टन को ऊपर नहीं उठाएगा? तो ये पिस्टन किसकी वजह से उठ रहा? ऑस्मोसिस फिनोमेना की वजह से उठ रहा है। भाई इसका ये लेवल कहां जाएगा? नीचे। और इसका लेवल क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो ये पिस्टन उठकर ऊपर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। अब अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को नापना है तो हम जस्ट यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना प्रेशर लगाएं कि ये ऑस्मोसिस की फिनोमेना क्या हो जाए? रुक जाए। जस्ट हम इतना सा प्रेशर लगाएं कि ये ऑस्मोसिस की फिनोमेना ना हो पाए, यानी ये आपका उठ ना पाए। कौन? पिस्टन। सिर्फ इतना प्रेशर लगाएं, सिर्फ इतना प्रेशर लगा रहे हैं कि ये पिस्टन ना उठ पाए। ठीक है? और ये प्रेशर हमने लगाया तो इस प्रेशर को हम नाप भी सकते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट से। नाप लेंगे कि नहीं? तो फिर हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की फिनोमेना को रोकने के लिए जितने मिनिमम प्रेशर की आपको जरूरत पड़ती है उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, the pressure which is just required to stop the phenomena of osmosis is known as osmotic pressure. समझ में आ गई बात? याद रहेगा? ठीक। अब यहीं पर एक फिनोमेना आ जाती है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? अब देखो मैं इसे पीले वाले समझा रहा हूं। सपोज करो हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दे तो सॉल्वेंट पार्टिकल उल्टा यहां से यहां मूव करना चालू हो जाएंगे कि नहीं? कहां से कहां? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। when we apply pressure more than osmotic pressure, then the solvent particle starts moving from hypertonic solution to hypotonic solution, and this phenomena is known as reverse osmosis. ऑस्मोसिस का रिवर्स हो गया। नॉर्मली से हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर जाना चाहिए। किसे? सॉल्वेंट पार्टिकल से। ये जाने उल्टा लगता है, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की ओर जाने लगता है। तो हम इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में लिखोगे तो क्या कहलाएगा? आरओ। और ये वही आरओ होता है जो आपके घर में लगा रहता है, जिससे आप वाटर को क्या करते हो? फिल्टर। आपने जैसी इलेक्ट्रिसिटी लगाई, यहां ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो देखो ये गंदा पानी है, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है। यहां से सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ किससे जाने देगी? सॉल्वेंट पार्टिकल को, यानी सिर्फ पानी को जाने देगी, गंदगी को नहीं जाने देगी। और ये पूरा पानी कहां पहुंचेगा? यहां की ओर पहुंचेगा, जहां पर आपने मान लिया कि बिल्कुल भी सॉल्यूट नहीं है। तो ये आपका साफ पानी पहुंच रहा है। यहां पर कैसा पानी पहुंच रहा है? साफ पानी यहां पर पहुंच रहा है आपका। बात समझ में आई है कि नहीं? साफ पानी यहां पहुंच रहा है। और जब यहां गंदगी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यहीं से डिस्चार्ज करके हम क्या करते हैं? दूसरे पानी को यहां से निकाल देते हैं, जो आपका हाँ बाहर बेसिन में लगा रहता है, आउटेज जिसे हम कहते हैं। उससे आपका बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगा। भाई मेम्ब्रेन ना फटे, इसलिए इसे भी निकालना, आउटेज को निकालना जरूरी होता है। इस पानी को निकालते रहते हैं और इस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर हमें यहाँ पर मिलता रहता है। समझ में आई ये बात? तो ये होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका यूज कहाँ होता है? फॉर डिसैलिनेशन ऑफ मरीन वाटर। मैराइन वाटर जो रहता है, समुद्र का पानी वगैरह जो रहता है, वो खारा पानी रहता है, उससे भी साफ करने के लिए या इधर उधर के गंदे पानी को साफ करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। तो when applied pressure is more than osmotic pressure, then solvent particle starts moving from hypertonic solution to hypotonic solution, and phenomena is known as reverse osmosis. Is it clear? ये बात समझ में आई है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर याद रखना है और आरओ भी याद रखना है। आरओ का हालांकि यहाँ पर कोई भी काम नहीं है प्लांट में, पर ये साथ में लगा हुआ टॉपिक है तो इसे भी बताना जरूरी हो जाता है। ठीक है? और ऑस्मोसिस की फिनोमेना में जो प्रेशर जनरेट होगा उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे,
और डिफाइन कैसे करेंगे? द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। इज इट क्लियर? अब आपके पास बचा है क्या चीज? ऑस्मोसिस का मैंने सिग्निफिकेंस भी बता दिया, टर्जिडिटी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस वगैरह। ठीक है, इसे कल देखेंगे।